अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब आपके लिए ईद स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। तो जनाब इसकी 2 एपिसोड होंगी, एक एपिसोड में तो मैं इसे मुकम्मल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दूसरे चैनल के लिए भी कोई कहानी जो है वो रिकॉर्ड करनी है। अगर एक ही चैनल पर करनी होती तो लाजमी मैं इसे एक एपिसोड में मुकम्मल कर देती। तो जनाब इसकी 2 एपिसोड होंगी और ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मेरा ढोल माहिया और इसकी मुसन्निफ़ा है सहरिश फ़ातिमा। भला हमारी बच्ची ऐसे घर में जाकर क्या करेगी जहाँ सास का बस चले तो हर वक्त तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह करे और ससुर साहब दिन भर लेक्चर। हाँ, ये मेरी अम्मी बेगम रज़िया। अरे नाम पे ना जाएं, भले से पुराना सा हो, लेकिन मेरी अल्ट्रा मॉडर्न माँ जैसी कोई हो ही नहीं सकती। और जिस बच्ची की बात कर रही हैं वो मैं, यानी ज़रफ़शां गुल। लेकिन देखें ना मिसेस गुल, बच्चे की शादी जितनी जल्दी और अच्छे घराने में हो उतनी ही अच्छी बात है। और मैं यकीन दिलाती हूँ आपकी बेटी वहाँ भी नाज़ों से ही रहेगी। और ये है हमारी एक जानने वाली जो रिश्ते करवाती हैं। इनका नाम रिजवाना है, पर सब इन्हें ऋषि आंटी ही कहते हैं क्योंकि ये रिश्ते जो करवाती हैं। अब आप किसी हद तक तो समझ ही गए होंगे कि मैं तालीम से फारिग होकर शादी जैसे मौजू के लिए तैयार हो गई हूँ। लेकिन फिर हर घर की तरह यहाँ भी मसला है। भाई ऋषि, कोई हमारे जैसा घराना देखो ना तो बात बने। इतने रिश्ते करवा चुकी हो, बस मेरी ही बेटी के वक्त तुम्हें दीन दुनिया याद आ जाती है ले दे के। ऋषि आंटी का मुंह एकदम फीका पड़ गया था। मुझे देखा और मेरी प्लेट में झांकने की कोशिश की, लेकिन मैं भी उस्ताद थी, प्लेट और पीछे कर ली। ठीक है मिसेस गुल, मैं दोबारा कोशिश करूँगी, अब चलती हूँ। वह तप कर उठी और मुझे घूरा। अम्मी भी उठी और गेट तक छोड़ने गई और मैं मज़े से टांग पे टांग चढ़ाई खाने में मशगूल रही। तुम्हें पता चला वो पिछली गली में जो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ा करती थी नाजिया, उसका एक वडेरे से रिश्ता हुआ है। अब तो उसकी अयाशी होगी। रज़िया सोफ़ा पर आकर बैठी। अम्मी, अयाशी कैसे? वडेरों में शादी हो रही है, उनका तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ होता है। मैंने भी मुंह बसोरते हुए कहा। बस बस, तुमसे नाशुक्री करवा लो, वही काफ़ी है ना। एक तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और तुम्हें किसी के रिश्ते का बताऊं तो उसमें से भी मीन मेख निकालती हो। उन्होंने हुंकारा भरते हुए कहा। अम्मी, आप बात भी तो ऐसी करें ना जिसमें कुछ अच्छा भी हो। लड़की की ख्वाहिश होती है कि लड़का डॉक्टर, कोई हाई क्लास का बंदा या कोई फ़ौजी हो। आजकल तो वैसे भी मर्दमशुमारी वाले फ़ौजियों को साथ लेकर आ रहे हैं। लड़कियां ज़रूर छुप छुप कर देखती होंगी। मैंने ठंडी आह भरी तो अम्मी की जानिब से पीठ पर एक ज़बरदस्त किस्म की धप लगी। तुम और तुम्हारे ये फजूल किस्म के ख्वाब। क्या अम्मी, अब मैं अपना थोड़ी ना बता रही थी, मैं तो लड़कियों की बात कर रही थी। अपनी पीठ सहलाते हुए मैंने दुखी अंदाज में जवाब दिया। हाँ, सब जानती हूँ, बेशरम ना हो तो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए खज्जल ख्वार हो रही हूँ और तुम उन फौजियों के पीछे पागल हो गई हो। सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, और लड़कियाँ भी तो हैं इस दुनिया में जो फौजियों पे मरती हैं। मैंने दो बदू जवाब दिया। अब बस करो, जितना ठूंसना था ऋषि के सामने ठूंस लिया ना। अब जाकर बर्तन किचन में रखा और अच्छे से सफाई भी कर लेना। अम्मी ने मुझे आंखें दिखाईं और मुझे मजबूरन उठना पड़ा। लो जी, आ गए हम अपने किचन में। क्या कहा? मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया। ओहो, माजरत। हाँ, अम्मी की बातों में मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा 1 मिनट रुके, मैं ज़रा चाय का पानी चढ़ा दूँ, फिर बातें करते हैं। अच्छा जी, अब गौर से सुने। मेरा नाम ज़रफ़शां है। अच्छा नाम है ना? मैं इकलौती औलाद। अरे नहीं नहीं, मैं इकलौती बेटी हूँ। बाकी तो मेरे 2 अदद भाई भी हैं, लेकिन वो छोटे हैं, इसलिए सारा ध्यान आजकल अम्मी का मुझ पर ही है। एक तरफ चाय बन रही थी, दूसरी तरफ ज़रफ़शां बर्तनों से खूब इंसाफ कर रही थी। चलें जी, मेरी चाय तो बन गई और बर्तन भी धुल गए। अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ। नाम वाम तो जान गए ना? ज़रफ़शां ने चाय का मग उठाया और अपने कमरे में मौजूद टेरेस पर आ गई। कभी कभी सोचती हूँ हम लड़कियों को भी क्या क्या शौक़ होते हैं। ज़रफ़शां ने केन के बने झूले में बैठकर गर्म चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए सोचा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मोहतरमा ज़रफ़शां साहिबा बाल खोले झूले में झूल रही थी। सरी ओ सरी। ज़रफ़शां बेनियाज झूले में मगन थी और रज़िया बेगम उसे पुकार रही थी। सरी, मुझे पता है तुम टेरेस में बैठी हुई हो, नीचे आओ फ़ौरन। वो जो मौसम का लुत्फ़ ले रही थी नागवारी से उठी और सामने लगे पिलर्स के पास आई। क्या है, क्यों चिल्ला रही हैं? तुमसे कोई काम वाम तो होता नहीं, बस ज़रा किचन का काम क्या कह दिया। मोहतरमा तो बस अपने आप को मज़लूम कौम ही समझने लगती हैं। रज़िया बेगम ने अबरू उचकाए। अम्मी, आप भी ना। अभी मैं कुछ कहने ही लगी थी कि मुझे किसी की हंसी की आवाज़ आई। क्या हुआ? अब क्या मुंह में कंकरियाँ डाल बैठी हो जो जवाब नहीं दे रही? अम्मी, आप ऐसे तो। अभी जुमला मुकम्मल ही नहीं किया कि फिर से लगा कोई हंस रहा है। दफ़ा, तुझे आज पता नहीं क्या हो गया है। अब नीचे आओ और मेरी मदद करो, रज़िया बेगम ने भिन्नाते हुए कहा और अंदर चली गईं।
यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। ज़रफ़शां ने अपने टेरेस के साथ जुड़े घर के टेरेस में झांका। अच्छी तरह तसल्ली करके ही वो नीचे आ गई। तुम्हें ये लगता है कि मैं यहीं बैठा रहूँगा कि मोहतरमा मुझे ढूंढेंगी और मैं दिख जाऊँगा? वाह जी वाह। अतहर सीटी बजाता किसी धुन में मगन हाथ में बाइक की चाबी घुमाते सीढ़ियाँ उतरने लगा। आराम से, किसी दिन हड्डियाँ ही ना तुड़वा बैठो। कैसी माँ हैं आप। लोग अपनी औलाद को दुआ देते हैं, खासकर बेटों को, और यहाँ तो उल्टा ये कहा जा रहा है। अतहर ने हुकारते हुए कहा। तो मेरे प्यारे लाडले से बच्चे साहब, और क्या कहूँ। जिस कदर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहे होते हो ना, बस मेरा दिल ही जानता है किस कदर हौल उठ रहे होते हैं। अतहर की अम्मी सीमा ने दिल थामकर बुलंद आवाज़ में हाथ लहराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आप दुआएं करेंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं तो हर वक्त ही अपने बेटे के लिए दुआएं करती हूँ। अभी तो छुट्टियों में आए हो, घर में भी टिक जाया करो कुछ वक्त। और ये इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सीमा ने जॉगर्स पहनते अतहर से पूछा। मैं पार्क में जा रहा हूँ। अब जॉगर्स पहनकर किसी शादी में तो जाने से रहा। अतहर ने मुँह बसोरा। तुम्हें शादी में जाने का शौक़ था तो बेटा फिर क्यों फ़ौज में गए? ठोड़ी पे हाथ रखे सीमा ने अपने जवान बेटे को देखा जो फ़ौज में था और आजकल छुट्टियों पे आया हुआ था। आपको क्या पता अम्मा हजूर, आजकल लड़कियों के भी नखरे हो गए हैं। शरारती अंदाज में अतहर ने आंख मटकाई। गज़ब खुदा का, क्या बोल रहे हो? सीमा ने कानों को हाथ लगाया। तो इसमें गलत क्या है? अब ये बता दें, जैसे पहले लड़कों को शौक़ होता था कि वो फ़ौज में जाएंगे अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, अब लड़कियों को भी शौक़ होता है कि उनके शरीके हयात फ़ौजी हों। अरे हटो परे, ये लड़कियों के भी निराले ही शौक़ होते हैं। यहाँ फ़ौजी घर पर तो रहता ही नहीं कि बीवी की फरमाइशें पूरी करे और बातें सुन लो बस। अतहर ने इस बात पर एक बुलंद कहकहा लगाया। अब क्या मुंह फाड़ कर हंस रहे हो नालायक? अम्मा हजूर, मैं ये सोच रहा हूँ कल कलां को मेरी बीवी आएगी तो आप उसका क्या हशर करेंगी? अतहर ने उनसे लिपट कर कहा। वही करूँगी हशर जो हमारी सास मरहुमा ने हमारा किया था, और क्या। सीमा के लहजे में कड़वाहट वाज़ेह थी। सीमा जब शादी करके आई थी तो उनकी सास हर मामले में दखल देती थी। मिसाल के तौर पर कहीं घूमने भी जाना हो तो साथ होती थी। सास की खिदमत करके भी शाबाशी ना मिलना जो सासों का काम होता था, सीमा ने पूरी ज़िंदगी सास के ऐसे सितम के साथ ही गुजारी थी। और जहाँ बात खुद की बहू की आती तो एक सास वैसी ही सास का रूप धारती है जैसा वो अपनी सास का देख चुकी होती है। अलबत्ता कुछ सासें अच्छी भी निकल आती हैं। बहरहाल ये एक अलग ही बहस है ना, क्यों? तौबा, फिर तो लड़कियां सही हैं आजकल की, जो पहले ही डिमांड रख देती हैं कि हमें सास के साथ नहीं रहना, वो तो सांस भी नहीं लेने देती। अतहर की बात सुनकर सीमा ने भवें सुकेड़ी। तू पिट जाएगा मेरे हाथों, अच्छा निकल जा जहाँ जाना है तुझे। सोच ले अम्मा हजूर, क्या पता आपका ये खूबसूरत वजाहत से भरपूर बेटा किसी लड़की के चक्कर में ना बाहर जा रहा हो। अतहर उठकर दरवाजे पर पहुंचा और मुड़कर सीमा को छेड़ा। वाह, मैं सदके में वारी। बेटा ऐसा कुछ भी हुआ ना, वो लड़की मेरे घर में तो कम से कम कदम नहीं रखेगी, अभी से बता रही हूँ। उंगली उठाकर सीमा ने अतहर को तनबीह की और अतहर हंसता हुआ घर से बाहर चला गया। जिस दिन मुझे ये पता चल जाए कि हम लड़कियों पे ये सितम क्यों होता है, मैंने कसम से ये सब काम मर्दों से ही करवाने हैं, खासकर ये वाला काम। सूं करती ज़रफ़शां ने गुस्से से छुरी प्याज पे मारी और अपनी अम्मी को देखा। कैसी माँ हैं आप? आपकी बेटी यहाँ आंसू बहा रही है और आपको कोई फ़िक्र ही नहीं। मुंह बनाते आंसू दिखाते हुए ज़रफ़शां ने रज़िया से कहा। मगरमच्छ के आंसू तो सुना और पढ़ा था, आज तुमने फ़कत प्याज छीलकर दिखा भी दिए। क्या कहा? ये मगरमच्छ के आंसू हैं? ये तो इन प्याज़ों का प्यार है जो मेरी आंखों से छलक रहा है। मारे बांधे ज़रफ़शां ने प्याज काटना शुरू की। चलो कोई तो है जो तुम पे प्यार बरसा रहा है अपना, रज़िया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी माँ है? वाह, वैसे एक तरफ मेरी कितनी फ़िक्र है कि ऐसा घर मिले जहाँ काम वाम भी करने को ना मिले, और दूसरी तरफ ऐसा जुल्म ढाया हुआ है मुझ पे कि जिसकी हद नहीं। प्याज काटने के बाद हांडी में जिसमें तेल गर्म हो रहा था प्याज डाली। हाँ तो बेशक नौकर चाकर हो, लेकिन लड़की को काम आना चाहिए। तो ऐसे काम क्यों भाई जिससे शदीद तशद्दुद किया जा रहा हो, जैसे ये प्याज वाला काम? हाँ तो और ये काम कौन करेगा? अम्मी, अगर नौकर चाकर का ऐसा ही था तो आपने घर में नौकर क्यों नहीं रखा? सारा काम तो खुद करती हैं। ज़रफ़शां की बात पर रज़िया बेगम ने घूरा। हाँ, मुझे भी शौक़ था नौकर हों, लेकिन हमारी सास और ससुर को तो बस यही था कि बहू आए और वही काम करे। नौकर के हाथ के पके खाने में मज़ा जो नहीं आता था उन्हें। अरे तो अम्मी, यहाँ तो आपके सास ससुर नहीं ना, फिर क्यों नौकर नहीं रखा? मुझे नौकरानी क्यों बना रखा है? नाक भौं चढ़ाते हुए ज़रफ़शां ने रज़िया को देखा। ताकि कल को अगर तुम नौकर वाले घर भी जाओ तो कम से कम उनके काम से कोई नुक्स निकालो तो फूहड़पन ना दिखे, और फिर छोटा मोटा काम हर लड़की को आना चाहिए, समझी?
ज़रफ़िया ने सर हिलाकर इत्तफ़ाक़ किया। वैसे अम्मी, सबसे आसान काम ना ये रोटी पकाना है। अब वो मसाले सारे निकाल कर दे रही थीं। कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें गोल रोटी पकानी आती है ना। क्या है अम्मी, कभी तो किसी बात पे मेरी तारीफ़ कर दिया करें। ज़रफ़िया ने रोहासी होते हुए कहा। क्या तारीफ़ करूं? अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो तारीफ़ करूं। अलबत्ता जब रिश्ते वाले आएंगे तभी झूठी तारीफ़ करनी पड़ती है। तभी तो क्या? हाँ, रज़िया ने घूरा। तभी तो आपकी मतलब का रिश्ता नहीं आता कि पोल ना खुल जाए आपकी बेटी की। या फिर दीनी लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि इस उम्र में भी देखो रज़िया बेगम झूठ बोलती है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, कैसी बेटी से वास्ता पड़ा है मेरा भी, जिसे कोई शर्मो लिहाज ही नहीं। ज़रफ़िया अब होंठ दबाकर हंसी। अब खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो, सालन को देखो, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। अच्छा, ज़रा मेरे लिए भी पढ़ लीजिएगा, मेरा मतलब मेरी जानिब से। रज़िया बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। हाय, सोचो तो, मेरी शादी के बाद मेरे वो जब मेरे लिए प्याज काट रहे हों, उफ़, और मैं उनके आंसू पहुँचूँ। ज़रफ़िया ख्याली पुलाव पकाने में मगन हो गई। आपी, ओ आपी, ज़रफ़िया को जैसे होश ही नहीं था। आप ही अम्मी पूछ रही हैं खाने का। ज़रफ़िया का छोटा भाई उसे पुकार रहा था, लेकिन खुद वो मैडम तो किसी और जहान में पहुंची हुई थी। हाय, मैं मर गई, क्या हुआ? इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे तुम? क्या हो गया अली, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए? रज़िया बेगम भी किचन में आन पहुंची और दोनों को देखकर घबरा गईं। आप ही को कब से बुला रहा था, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही थी, तो ऊंची आवाज़ में बुलाना पड़ा। क्या करता? अली रज़िया बेगम के पास भागता हुआ गया और तेज़ सांस लेते हुए बोला, झूठा कहेगा। कोई नहीं अम्मी, उसने मुझे बुलाया ही नहीं, बस चिल्लाया इतनी ज़ोर से। ज़रफ़िया ने भी हड़बड़ाकर कहा। नहीं, आप ही झूठ बोल रही हैं। ज़रफ़िया ने गुस्से से घूरा और आंखें दिखाईं। क्या करूं मैं तुम्हारा नालायक, और ये महक कैसी आ रही है? ज़रा सालन तो देखो, कहीं जल तो नहीं गया। रज़िया बेगम के कहने की देर थी कि वो रन मुड़ी और बेध्यानी में हांडी का ढक्कन उठाया। मेरा हाथ, एकदम से ढक्कन नीचे गिरा। सत्यानाश, कब बड़ी होगी तुम? अली, जाओ तुम यहाँ से। अली को किचन से भगाया और ख़ुद ज़रफ़िया के पास आई। सालन की आँच बंद की। सालन देखने को कहा था, हाथ जलाने को नहीं। सॉरी अम्मी, ज़रफ़िया मिनमिनाई। तुम्हारी उम्र की लड़कियों की तो अब शादियाँ क्या, बच्चे भी हो गए हैं, और एक तुम हो, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। रज़िया बेगम ने मरहम लगाते हुए डांटा। एक मिनट, मेरे इन कामों से मेरी शादी का क्या लेना देना? चुप करो, माँ से ज़ुबान लड़ाती हो तो और किससे लड़ाऊँ? अब सास तो फ़िलहाल है नहीं मेरी। तौबा तौबा, बहुत शौक़ हो रहा है सास के पास जाने का। शौक़ मुझे नहीं, आपको हो रहा है मेरी शादी करने का। अच्छा बस बस, जाओ कमरे में, मैं खुद ही खाने का देख लेती हूँ। क्या हो, ये हुई ना खालिस अम्मियों वाली बात, मैं आज़ाद। हट बदमाश। खुशी में वो झूमती नाचती अपने कमरे में चली गई। उसकी वाहिद जायपना उसका टेरेस था। छोटा सा, लेकिन उसकी ही प्रॉपर्टी था वो। नीचे के पोर्शन में किचन, ड्राइंग रूम, लाउंज और एक रूम था। बाकी 3 कमरे और छोटा सा लाउंज ऊपर था। टेरेस वाला कमरा ज़रफ़िया को मिला था। अम्मा, मैं घर आ गया हूँ। अतहर थका हारा घर आया और सीमा को आवाज़ दी। हाँ हाँ, पता चल गया है, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, वहीं किचन से जवाब दिया। ओके मॉम। अंग्रेज़ का पुत्र, हाँ। सीमा ने मुंह बसोरा और खाना लगाने लगी। अतहर के अब्बू भी ईशा पढ़कर आ चुके थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक बरखुरदार, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? फ़ौजी, शहजाद साहब ने मुस्कुराते हुए बेटे का हाल पूछा। आपकी बरखुरदार जब से आए हैं घर पे तो टिक ही नहीं रहे, रोज़ बाहर चले जाते हैं। सीमा ने खाने के बर्तन मेज़ पर रखते हुए शिकवा किया। तो भाई, अब रहकर भी क्या करे बच्चा, अब ये तुम औरतों की तरह हर वक्त टीवी और ड्रामे वगैरह तो देखने से रहा। क्यों, ठीक कहा ना? दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारा किया। सही बात है, माँ अपने बेटे की फ़िक्र में घुल रही होती है, लेकिन बेटे साहब को 2 पल की भी फुर्सत नहीं के पास बैठ जाए। सीमा ने नाराज़गी से कहा। तो भाई एक काम करो, बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो, फिर देखना ये कैसे घर में बैठा रहेगा। बाप की बात सुनकर अतहर को खांसी आ गई। अरे अरे, आराम से खाओ, लो पानी पियो। क्यों बरखुरदार, क्या कहते हो? अतहर झींप गया। हाय मेरा बच्चा, देखो तो कैसे शर्मा गया। सीमा ने बलाएं लेना शुरू कर दी। तो बस जोजा बेगम, किसका इंतज़ार है, लग जाओ मिशन पे। आप लोग आराम से खाना खा लें, मुझे भी खाने दें मेहरबानी करके। अतहर ने संजीदगी से कहा तो दोनों ने चुप साध ली। वैसे तुम्हारी कोई पसंद हो तो बताना ज़रूर, तुम्हारी माँ इस बात का ख्याल ज़रूर रखेगी। थोड़ी देर बाद शहजाद साहब ने फिर से बात छेड़ी। अब्बू, कम अज़ कम अभी तो खाना खाने दें, इस हवाले से बात बाद में भी तो हो सकती है ना। अतहर ने नज़रें प्लेट पर ही जमाए रखी। अच्छा चलो खाना खा लो, सीमा ने भी चिढ़कर कहा। खाना खाकर अतहर अपने कमरे में चला आया। ये लोग जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ सबके एक जैसे मकान थे। अतहर चहलकदमी के इरादे से टेरेस की जानिब आया तो रज़िया बेगम की आवाज़ गूंजी।
खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, खा लेना। जी, हल्की सी आवाज़ में ज़रफ़शां ने जवाब दिया। वो इस वक्त आसमान पर चमकते सितारों को देखने में मसरूफ़ थी। दर्द कैसा है अब ठीक है, ज़रफ़शां बिना रज़िया को देखे जवाब दे रही थी। ये आसमान को जवाब दे रही हो या मुझे? रज़िया बेगम ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा। मुझे आसमान इस वक्त अच्छा लग रहा है और जवाब आपकी बात का ही तो दे रही हूँ। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा लड़की। रज़िया बेगम वहीं सर पकड़कर बैठ गई। क्यों भाई, मेरा क्या होना है? हैरानगी से ज़रफ़शां गोया हुई। कल को शादी होगी तो सास को भी ऐसे ही जवाब दोगी और सास से यूं ही खिदमतें कराओगी। ये बात सुनते ही अतहर की हंसी छूट गई। कमाल की माँ हैं आप भी। जब मैं शादी की बात करूं तो ज़माने भर की शर्म मुझे दिला देती हैं और ख़ुद जब दिल करे शादी की बात लेकर बैठ जाती हैं। अच्छा बस, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। खाना ठंडा हो रहा है, खा लेना, मैं चलती हूँ। रज़िया बेगम उठी और ट्रे की जानिब इशारा किया। खा लूँगी, मुँह दूसरी जानिब फेर कर जवाब दिया। अतहर ने चहलकदमी शुरू की और हर थोड़ी देर बाद उचक उचक कर ज़रफ़शां को देखने लगता। वो बेखबर आसमान को तक रही थी जहाँ चांद के इर्द गिर्द बेशुमार सितारे मंडला रहे थे। अपने हाथ को सहलाती हुई वह झूले से सामने रखी चेयर पर आ बैठी और खाना खाना शुरू कर दिया। मुझे भी यही लड़की पसंद आनी थी। वो पिलर के एक जानिब खड़ा अपनी जेबों में हाथ डाले सामने बैठी ज़रफ़शां को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। दिल एकदम ही उस लड़की का गर्विदा हो गया था। अतहर ने गहरी सांस ली और वापस अंदर चला गया। उसकी सूरत आंखों में घूमती रही और अतहर सारी रात करवट ही बदलता रहा। रात के किस पहर उसकी आंख लगी उसे पता ही ना चला। जिस वक्त आंख खुली दोपहर हो रही थी। वो आंखें मसलता हुआ बगैर मुंह धोया तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे आया। आराम से बेटा, कितनी दफ़ा कहूँ, सीमा ने डपटा। ओह, तो ये है आपका वो बेटा जो फ़ौज में है। अतहर जो वैसे ही बेढंगे हुलिये में था, अपने सामने माँ के अलावा किसी और को पाकर एक लम्हे को चौंका। जी, वो आज पता नहीं क्यों ये देर से जागा और ऐसे ही नीचे आ गया, वरना हमेशा फ्रेश और अच्छे हुलिये में ही रहता है। सीमा ने हाथ मसले और नज़रें चुराकर अपने चश्मो चिराग को घूरा। अरे कोई बात नहीं मिसेस शहजाद, अब लड़के तो होते ही ऐसे हैं। अगर ये सब लड़कियां करें तो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या लड़कियां इंसान नहीं होती? उनका भी दिल करता होगा कि कभी वो भी देर से सोएं, देर से जागें, घर का काम ना करें। क्यों अम्मा हजूर? वो बिना तमहीद बांधे दोनों ख़वातीन के दरमियान बैठ गया। गो कि ये उसके मिजाज के ख़िलाफ़ था, लेकिन न जाने क्यों वो ये हरकत कर गया था, जबकि उसकी ये हरकत पर सीमा ने घूर कर उसे देखा था। हाँ, क्यों नहीं भाई, मेरा तो एक ही बेटा है। मैं अपनी बहू पर ऐसे ही अरमान निकालूंगी ना, जो बिल्कुल बेटी की तरह रहे मेरे पास। वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सच कहूँ मिसेस शहजाद, सास बनकर सब भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है और बस ज़माने भर का जुल्म शुरू हो जाता है। उस खातून ने कहा तो अतहर ने फ़ौरन तायद की। बेफ़िक्र रहें आंटी, यहाँ आपको ये मिसाल भी मिलेगी, क्योंकि बहरहाल मेरी अम्मा भी किसी की बहू थी, तो जाहिर है अपनी बहू के साथ भी वही रवैया इख्तियार करेगी ना। वो जो दोनों ख़वातीन चाय पी रही थीं एकदम गड़बड़ा गईं। लाहौल वला कुव्वता, क्यों अपनी माँ को बदनाम करने पर तुले हुए हो? सीमा ने दांत पीस कर कहा। अरे कमाल करती हैं आप भी अम्मा हजूर, अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने यही अर्ज़ किया था मुझसे। याद करें। अतहर ने अपने दांत दिखाए और सीमा का बस नहीं चल रहा था कि कहीं से मोटा डंडा हाथ लगे और अतहर की धुनाई शुरू कर दें। काश ये काम वो पहले कर देती तो आज ये नौबत ना आती। मैंने कब कहा था ऐसा? प्लीज़ मेरे बेटे की बातों को संजीदगी से मत लीजिएगा, इसे मजाक करने की आदत है। जी आंटी, मैं बस ऐसे ही। अच्छा वैसे तारुफ तो करवाएं, अम्मी को तंग करने में उसे बेहद मज़ा आ रहा था। हाँ, ये रिजवाना है, रिश्ते करवाती हैं, तुम्हारे लिए बात कर रही थी। अच्छा हुआ इन्होंने तुम्हें भी देख लिया और तुम्हारी हरकतों को भी। अब सही रिश्ता लेकर आएंगी, सीमा ने कहा तो रिजवाना की आंखें चमक उठी। अरे बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ऋषि है ना, फिर यूं देखिएगा रिश्तों की लाइन लगा देनी है। रिजवाना ने चुटकी बजाई और फर्जी कॉलर झाड़े। मुझे लाइन ही तो नहीं लगवानी ना। अतहर ने सर खुजाया और धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया। कुछ कहा अतहर तुमने? जी नहीं तो अम्मा। अच्छा मैं फ़्रेश होने जा रहा। आप दोनों ख़वातीन जी भर के मोहल्ले वालों की बुराइयां करें। अल्लाह हाफिज़। अतहर मुस्कुराते हुए उठा और फिर से तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ गया। आपका बेटा तो माशाल्लाह बड़ा ही हंसमुख है, रिजवाना ने खड़े होते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आई थी। सीमा ने जैसे गहरी सांस ली, जो लग रहा था खुशी में ली हो। हाँ, वो अभी बराबर वाले घर में भी तो जाना है ना। अच्छा, मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं किसी से। यहाँ आए हुए कुछ ही महीने तो हुए हैं। ये तो तुम हो जो हर घर में चक्कर लगाती हो, वरना मैं कहाँ निकलती फिरूँ। अरे तो बराबर वाली मिसेस गुल से मिल लिया करें, घड़ी दो घड़ी के लिए वक्त निकाल लें। वो बहुत अच्छी हैं, वो भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। रिजवाना ने फ़ौरन अपने मतलब की बात सामने रख दी। अच्छा, चलो अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे और जल्द ही कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। आमीन। जी आमीन। चले मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।
सीमा उसे दरवाजे तक अलविदा कहने आई थी जबकि ऋषि कुछ सोचकर ज़रफ़शां के घर आई। अरे ऋषि आंटी, कैसी हैं आप? ऊपर टेरेस पर खड़ी ज़रफ़शां ने दरवाजे पर खड़े ऋषि को देखा और हाल चाल पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। आओ ज़रा दरवाज़ा ही खोल दो नीचे, रिजवाना ने कहा तो इस बात में सर हिलाती ज़रफ़शां नीचे आ गई। सीमा बगौर उस लड़की को देख रही थी। मिसेस शहजाद, ये ज़रफ़शां है, मैंने बताया था ना अभी आपको। ओह हाँ, अच्छा ये है, मुस्कुराते हुए सीमा ने कहा। क्या ऋषि आंटी मेरा इनके किसी बेटे से रिश्ते की बात चला रही हैं या सोच रही हैं? आवाज़ हल्की ही सही लेकिन इतनी वाज़ह थी कि सीमा ने भी सुन ली। अरे तुम भी ना ज़रफ़शां, पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो कि आजकल की लड़कियां भी ना, रिजवाना ने हंसते हुए कहा और सीमा को देखा। क्यों, क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? भाई अगर शादी की बात कह सकते हैं घर वाले तो खुद लड़की ने पूछ लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? ओहो चुप करो लड़की, रिजवाना ने उसे घूरा। कोई नहीं बेटा, अच्छा है मिलकर अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी, तुमसे भी ऋषि। जी मिसेस शहजाद, फिर मिलते हैं। ज़रफ़शां के साथ रिजवाना अंदर आई और सीमा भी कानों को हाथ लगाती अंदर चली गई। तौबा तौबा, ये आजकल की लड़कियां इतनी तेज़, कोई शर्म लिहाज ही नहीं। वो अंदर आकर सोफ़ा पर बैठ गई और ज़रफ़शां के बारे में सोचने लगी। लेकिन जब ही अतहर उनके करीब आकर बैठ गया। अम्मा हजूर, ये जो मोहतरमा तशरीफ़ लाई थीं ये क्या वाकई रिश्ते करवाती? ना माकूल, तुझे शर्म नहीं आई? यूँ सर झाड़ मुँह फाड़ आकर बैठ गए हमारे बीच। सीमा को एकदम याद आया तो तेज़ लहजे में कहा। हाँ तो अब मुझे क्या पता था कि दिन दिहाड़े मेरे घर में मेरी वालदा के अलावा भी कोई खातून मौजूद होंगी, और मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था उनसे। सोचती होगी वो तुम्हारे बारे में, कहीं रिश्ते की बात करेगी तो क्या कहेगी? सीमा ने सर थाम लिया। ओहो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खुश हो जाएंगे कि देखो ऐसा फौजी और हरदम मजाक मस्ती करने वाला बंदा कहाँ मिलेगा। अतहर ने सीमा को गले लगाया। मैं सच कह रही हूँ रज़िया, बराबर वाली मिसेस शहजाद को अपने बेटे के लिए अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और मैंने आपकी बेटी का जिक्र भी किया है, बल्कि वो अभी देख भी चुकी है अपनी ज़री को। रिजवाना को सीमा के बारे में तफसील से बताकर अब असल मौजू की तरफ आई थी। मिसेस गुल का बस नहीं चल रहा था कि अभी तमाम मामला तय कर दें। अच्छा, उन्होंने मेरी बेटी को देख भी लिया? फिर उनसे ज़रूर पूछना कि कैसी लगी और उनका बेटा कैसा है। मैंने देखा है, अच्छा है, लंबा चौड़ा है, दिखने में भी अच्छा है, सच्ची, रिजवाना ने आंखें मीच कर बताया, जबकि उसकी सारी बातें पोशीदा ही रखी थीं। खुद मिसेस शहजाद कैसी हैं? भाई मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे ऐसी सास नहीं चाहिए जो मेरी बेटी को बिला वजह टोके और उनके घर में कोई नौकर है। रिजवाना बेगम ने हाथ नचाकर साफ बात की। खुद की बेटी को देखा है, खाना पकाना आता नहीं और बात करने में तो ऐसी फराटेबाज है कि बस, रिजवाना ने दिल में सोचा। नौकर तो नहीं है, अलबत्ता वो लोग अच्छे हैं और यहाँ नए हैं, गालिबन आपकी भी उनसे अलग सलग नहीं हुई ना। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे किसी दिन, गहरा सांस लेते हुए रज़िया बेगम ने कहा। लेकिन आप भी तो ज़री को कुछ सिखा देना, डरते डरते रिजवाना ने कहा। अरे तो थोड़ा बहुत तो आता है ना, आगे भी सीख लेगी, और वैसे भी जहाँ नौकर होते हैं वहाँ काम की क्या ज़रूरत मेरी बेटी को। रज़िया बेगम ने बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में रिजवाना को कहा तो वो भी जबरन मुस्कुराकर फ़कत सर हिलाती रह गई और अलविदाई कलमात कहकर रज़िया बेगम के साथ वहाँ से बाहर निकल आईं। रज़िया बेगम ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और बाहर झांक कर देखा कि कहीं से बराबर वाले घर का फौजी बेटा उन्हें भी दिख जाए। अम्मी, ऋषि आंटी चली गई तो आप क्यों बाहर खड़ी हैं, अंदर आ जाए ना। वो जो ऊपर टेरेस पे खड़ी हवाखोरी कर रही थी नीचे खड़ी रज़िया को देखा तो चिल्ला कर बोली, आराम से बोल, गले में क्या लाउड स्पीकर फिट कर रखा है? इतनी ज़ोर से बोलती हो कि दिल ही उछल कर हलक में आ जाता है। दरवाज़ा बंद किया और वहीं से उसे देखते हुए बोली, आपका दिल तो वाकई बहुत कमाल का है भाई, हर बात पर उछल कर हलक में आ जाता है, और एक हमारा दिल है वहीं का वहीं रहता है। वो जो गर्मी में भी काली कुर्ती और जीन्स पहनकर गजब ढा रही थी, इस बात से बेखबर कि अतहर नीचे खड़ा उसे देख रहा है। वो दोनों हाथ कमर में रखे मुस्कुराते हुए उस दोशीशा को देख रहा था। चुप कर और ये बता ऊपर क्या कर रही है? नीचे आ और बर्तन उठाकर किचन समेट। हाँ, मेरा बस यही काम रह गया ना, वो ऋषि आंटी आती हैं, सब खा पी के चली जाती हैं और मैं खाली प्लेटें देख देख कर दिल जलाकर बस धोती रहूं। नहीं तो और क्या करना है, भूखी ना हो तो, रज़िया बेगम ने चिल्लाकर कहा। कहाँ से आप मॉडर्न माँ लगती हैं हमारी, हर काम तो हमसे करवाती हैं, खासकर वो प्याज काटने वाला सबसे गंदा काम। कहाँ से मॉडर्न है, आज मुझे ये बता दें आप। ज़रफ़शां ने जिस कदर मासूमियत और मस्कीन चेहरा बनाकर कहा, अतहर का बस नहीं चल रहा था, एक ज़ोरदार कहकहा लगाए। ओ लटके, कंट्रोल कर खुद को, अतहर ने दिल में कहा। तुम बाज नहीं आओगी ना? रज़िया बेगम ने अपनी चप्पल उतारी और हाथ में ले ली। ये देखो, ये जुल्म हो रहा है अपनी औलाद पर, वो भी लड़की पर। ना मैं ये पूछूं ज़रा कि कौन सा मेरे घर में नौकर है जो आप मेरे किसी होते सोते ससुराल में नौकर देख रही हैं? तुम्हारी तो अभी मैं पिटाई लगाती हूँ, आती हूँ ऊपर। रज़िया बेगम ने दांत पीसे और ज़रफ़शां उछल पड़ी और सरपट भागी और जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया।
अतहर वहीं खड़ा उनकी डायलॉग बाजी सुनकर दोहरा हुए जा रहा था। रज़िया बेगम तेज़ी से चलती हुई ऊपर आईं और ज़रफ़शां के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। खुद ज़रफ़शां मैडम मज़े से मोबाइल पे हैंड फ्री लगाकर गानों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी। बेड पर लेटी अपने पैरों को एक दूसरे पर रखे झुला रही थी। नालायक औलाद, ये खूब है लाख तो लाख बंदा कुंडी भी लगा देता कि चाबी से खोलना पड़े तब भी ना खोल सके। आने दो, खुद ही जब नीचे आएगी तो सीधा करूँगी। रज़िया झुंझलाती हुई नीचे आई और मोहतरमा ज़रफ़शां अपने मोबाइल में मगन रही। तुम्हारी छुट्टियां कब तक हैं? रात खाने पर शहजाद साहब ने पूछा। अभी तो बच्चा आया है और आप उससे जाने का पूछ रहे हैं। सीमा ने बुरा सा मुँह बनाया। अब्बू कुछ दिन मज़ीद हूँ, आप कहें। अतहर ने चावल प्लेट में निकालते हुए जवाब दिया। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था, चलो तुम आराम से खाना खाओ। शहजाद साहब ने सीमा को देखा जो आंखें दिखा रही थी। और तुम सुनाओ बेगम, बहू ढूंढने वाला मिशन कहाँ तक पहुँचा? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अपने साहबजादे से पूछें, सीमा ने हुकारा भरा। मैंने क्या कर दिया जो मुझसे पूछना है? अतहर हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। देखें देखें ज़रा इसे, कितनी मासूमियत से पूछ रहा है, जैसे कुछ जानता ही ना हो। अतहर ने उन्हें बगौर देखा। मुझे बता दें भाई, मैंने क्या किया है? खाने के वक्त ये बातें लेकर बैठ जाते हैं आप लोग। सुकून से खाना तो खाने दिया करें। बस तुम रहने दो, यही एक वक्त होता है जब तुम्हारे अब्बू भी होते हैं तो आराम से बातचीत हो जाती है। उस वक्त तुम ऐसे मुँह बनाते हो और फिर अगले दिन शादी कर रहे होते हो। सीमा भी कम कहाँ थी जवाब देने में। उफ़ मेरे अल्लाह, अतहर ने गहरी सांस ली। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बरखुरदार? अब्बू मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अब अम्मी ही किसी रिश्ते वाली को घर ले आई और मेरा बगौर मुआयना करवाया और तफ्तीश भी हुई, तो क्या मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं अम्मी को तंग करूँ? हाँ हाँ कर लो माँ को तंग, मैं भी ऐसी बहू लाऊंगी जो बस मेरी ही बात सुने। सीमा ने हनूज़ नज़रें प्लेट पर जमाए रखी। लाएंगे तो तब ना जब मैं भी मानूंगा रिश्ते के लिए, अतहर ने धौंस जमाते हुए कहा। देखा देखा, इसका मतलब साफ है कि कोई लड़की है। कौन है वो, बताओ मुझे अब। सीमा की बात सुनकर अतहर ने सर थाम लिया। भाई कह तो चुका हूँ कोई नहीं है, खाने के वक्त इस तरह की बातें नहीं किया करें। भाई हर बात का अपना एक वक्त और माहौल होता है। वैसे सोचा बेगम बरखुरदार बात कह तो सही रहे हैं। तुम्हारे लिए तो वाकई वही लड़की सही है, तेज़ ज़ुबान वाली, लेकिन अफसोस मुझे वो एक आंख ना भाई। सीमा ने दिल में सोचा। हाँ आप बस इसकी ही सुने, मेरी तो कोई बात समझती ही नहीं है ना जैसे। भाई अब अगर कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती तो ये भी लाने से रहा। शहजाद साहब ने अतहर का दिफा किया। ठीक है नहीं होगी कोई, लेकिन जब मैं शादी की बात कर रही हूँ तो पूछें ज़रा इससे कि ये मान क्यों नहीं रहा। सीमा का लहजा कदरे तेज़ हुआ। मैंने कब कहा ऐसा? खुद ही बात कर रही हैं, खुद ही उलझ रही हैं आप, अतहर ने ठंडे लहजे में कहा। और हाँ जो करना हो करें, मुझसे पूछे नहीं अब। बेजारी से गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। खाना तो खा लो यार। नहीं अब्बू अब भूख नहीं, ड्रामाई अंदाज में हाथ उठाकर अतहर ने कहा और सीढ़ियाँ चढ़ गया। आप भी हद करती हैं कभी कभार। शहजाद भी उठे। लो मैंने क्या कहा ऐसा? कुछ नहीं, आप तो कुछ कहती ही नहीं, इस बात का ही तो अफसोस है। सीमा ने मुंह बसोरा और बर्तन समेटने लगी। अतहर कमरे में आया और बेड पर लेट गया। बच्चों की तरह मचलने के बाद उसने तकिया उठाया और अपने मुंह के ऊपर रखा। तकिया हटाकर हल्की रफ्तार में चलते हुए पंखे को देखा और कुछ सोचकर वो उठा और टेरेस तक आया। वो होगी या नहीं होगी, दिल में ख्याल आया। कोई देख तो नहीं रहा यहाँ। मायूस होकर वो वापस कमरे में जाने के लिए बढ़ा ही था कि किसी की आहट सुनाई दी। ओह हेलो लड़की। ज़रफ़शां मगन झूमती हुई गाना गा रही थी। अरे चीखो तो नहीं, यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, क्यों कान फाड़ने में लगी हुई हो। ज़रफ़शां थोड़ा और आ गई और अचानक से आंखें खोली और चीखी तो साथ में अतहर भी चिल्लाया। कौन हो तुम? मेरे ख्याल से लड़का हूँ और तुम लड़की। मुझे ना पूछने की ज़रूरत है ना तुम्हें बताने की। अतहर दीवार की ओर से अपना चेहरा उसकी टेरेस की तरफ किए हुए था। अब इत्मीनान से जवाब दिया। शर्म नहीं आती यूँ किसी के भी टेरेस में झांकना, खासकर लड़की के? ज़रफ़शां ने हैंड फ्री उतारी और घबराहट चेहरे पे वाज़िया थी वो महसूस हुआ। नहीं मुझे बिल्कुल भी शीन से शर्म नहीं आती, लेकिन तुम्हें भी नहीं आती ये भी मुझे पता है। अतहर ने ज़ुबान चिढ़ाई। तुम? हाँ मैं क्या? भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बेशर्म कह रहे हो? ना जान ना पहचान, एवं में ख्वाम खा। ज़रफ़शां ने दांत पीसे। रात के वक्त जहाँ लोग सुकून से सोना चाहते हैं तुम अपनी बेसुरी आवाज़ में इतनी ऊंची आवाज़ के साथ गाने गाओगी तो किसके कान सलामत रहेंगे? क्या क्या कहा? मैं बेसुरी? तुम होगे बेसुरे। अजी अभी तक आपने मेरी आवाज़ सुनी ही कहाँ है। मैं जब गाता हूँ ना तो लड़कियाँ यूँ फिदा होने लगती हैं, अतहर ने चुटकी बजाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ज़रफ़शां तिल मिलाई। वैसे मुझे सुबह उठकर तुम्हारे घर वालों से शिकायत करनी पड़ेगी। एकदम उसने चेहरे पर संजीदगी तारी की। क्यों शिकायत करनी पड़ेगी? ज़रफ़शां ने हलक तर किया। तो और किससे करनी है तुम्हारी शिकायत? पड़ोसियों के हकूक़ से नावाकिफ़ लड़की।
اے لڑکے زیادہ بولا نا تو یہیں سے ہی تمہارے بال کھینچ کر تمہیں نیچے گرا دوں گی، سمجھے؟ اطہر تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ زرفشاں کے ارادے واقعی خطرناک لگ رہے تھے۔ دیکھا، ڈر گئے نا؟ اب زیادہ بولا نا تو میں ہی تمہارے گھر آ جاؤں گی کل، بلکہ ابھی کہو تو ابھی آ جاؤں اور پوچھوں کہ یہ لڑکا یہاں رات کو کیا کر رہا ہے۔ ہاں، اب کی بار زرفشاں آگے بڑھی اور اطہر کی ٹیرس کی جانب منہ کیا تو اطہر ایک دم اس کے منہ کے قریب ہو گیا۔ تو آ جاؤ نا، کس نے منع کیا ہے؟ شریر سی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے ہلکی آواز میں اطہر نے کہا تو زرفشاں ایک دم پیچھے ہوئی۔ ہاں تو کیا فرما رہی تھی محترمہ آپ؟ زیر لب مسکرا کر اطہر نے زرفشاں کو دیکھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں کسی دن صحیح سے، ابھی میرا موڈ اچھا نہیں، ورنہ کیا بتاؤ۔ خونخوار نظروں سے زرفشاں نے اطہر کو دیکھا اور گراتے ہوئے کہا دفع ہو، اور پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ہائے، آج کی یہ حسین ملاقات اور ہماری رومانٹک گفتگو یاد رہے گی۔ سر پر ہاتھ پھیر کر ہنستا ہوا وہ بھی کمرے میں آ گیا اور گہری سانس لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آج واقعی سکون کی نیند آئے گی۔ کیا لکھ رہی ہیں؟ اگلے دن صبح زرفشاں نیچے اتری اور رضیہ بیگم کو کچھ لکھتے دیکھا تو پوچھا، اٹھ گئی مہارانی؟ کیسی گزری رات؟ کھانا تو اچھے سے کھایا تھا نا؟ تیکھی نظروں سے رضیہ بیگم نے زرفشاں کو دیکھا تو اسے یاد آیا کہ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ امی، ناشتہ ہے یا میں خود بناؤں؟ افسردہ چہرہ بنا کر نہایت معصومیت سے زرفشاں نے پوچھا۔ ہاں، یہاں تو آپ کے لیے 1000 نوکر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں نا، جو صبح شام بس آپ کی خدمت کے لیے تعین رہے۔ پین پٹک کر غصے سے رضیہ بیگم نے جواب دیا۔ چلو کچن میں جاؤ، کم از کم چائے تو پکاؤ، باقی میں کرتی ہوں۔ کھلکھلاتے ہوئے اس نے رضیہ بیگم کو گلے لگایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے پیاز کاٹنے کا آرڈر یاد آیا تھا۔ یہ ہمیشہ مجھے ہی کیوں فضول کام کہا جاتا ہے؟ بیزاری سے پیاز کاٹتے ہوئے زرفشاں نے کہا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آملیٹ میں نمک زیادہ کیسے ہو جاتا ہے مجھ سے۔ منہ بسور کر اس نے پیاز کو دیکھا اور پوچھا، کیونکہ تم حساب نہیں لگاتی، تمہارا بس چلے تو پورا ڈبہ ہی ڈال دو۔ رضیہ بیگم نے اس سے پیاز لی اور پھینٹے ہوئے انڈے میں ڈالی۔ ہائے، تب تو کوئی بھی نہیں کھا سکے گا۔ زرفشاں نے منہ بگاڑ کر جھرجھری لی۔ بیٹا ویسے بھی کون سا تمہارا پکایا ہوا کسی کو پسند آنا ہے؟ رضیہ بیگم کی بات سن کر زرفشاں نے سر جھکا لیا۔ آئیڈیا، اس نے چٹکی بجائی۔ اب کیا ہوا؟ امی، رشی آنٹی سے کہہ کر میرا رشتہ کسی شیف سے کروا دے۔ ہائے، روز بلکہ ہر وقت نت نئے کھانے ملیں گے کھانے کو۔ زرفشاں نے ایسے کہا جیسے واقعی کوئی چٹپٹا کھانا کھایا ہو اور چٹخارے لے رہی ہو۔ بے شرم۔ رضیہ بیگم نے ڈپٹا اور آملیٹ فرائی کرنے کے بعد چائے دیکھی اور کپ میں ڈال کر اپنے لیے اور زرفشاں کے لیے لے آئیں۔ ویسے امی، لڑکیاں اپنی پسند تو بتا سکتی ہیں نا، جیسے فوجی ہو، ڈاکٹر وغیرہ، تو میں نے شیف کا کہہ دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ آملیٹ کو وہ ٹوسٹ کے درمیان رکھ کر سینڈوچ بنا کر کھا رہی تھی۔ ہاں تو نوکر سے ہی کروا دیتی ہوں، تمہیں بھی نوکر جیسا شوہر مل جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ کھانے بھی پکایا کرے گا، کہو کیسا؟ رضیہ بیگم نے بھی اپنی بیٹی کی دیکھا دیکھی بات کی، لیکن قدر سنجیدگی سے کہ زرفشاں کا نوالہ ہی حلق میں پھنس گیا۔ کیا امی، کیسی ماں ہیں آپ؟ ابھی رضیہ اس کی بات کا جواب دیتی کہ گھر کا فون بج اٹھا۔ رضیہ بیگم فون سننے چلی گئی اور زرفشاں نے برتن سمیٹے۔ اطہر سستی سے اٹھا اور بستر پر یوں ہی بیٹھا رہا، آنکھیں بند کر کے۔ رات والے واقعے کو سوچ کر مسکرایا اور انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے چل دیا۔ اطہر کی صبح حسب معمول ہوئی تھی، جبکہ رات زرفشاں سے ہونے والی ملاقات نے اسے مسرور کر رکھا تھا۔ صبح بخیر اماں حضور۔ وہ جو کل روٹ کر کھانا چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج اچھے موڈ میں سیما سے بات کر رہا تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ کل والا غصہ کس طرح اڑنچو ہو گیا کہ آج ماں سے اتنے اچھے انداز میں بات کی جا رہی ہے؟ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سیما کو اطہر نے کندھوں سے تھام کر کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بغور اسے دیکھنے لگیں، اور ویسے بھی وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آپ کسی حال میں خوش نہیں۔ آپ کا بیٹا جب آپ سے نخرے کرتا ہے تو اسے منانے کی بجائے چھوڑ دیتی ہیں، اور جب وہ بھول بھال کر آپ اچھے موڈ میں بات کرے تو آپ کو یہ بھی ہضم نہیں۔ اپنی یہ فوجی اکڑ وہیں جا کر دکھاؤ، مجھے نہ دکھاؤ، سمجھے؟ سیما نے منہ پھلا کر کہا۔ اور اب آپ روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ گئی ہیں۔ تم کس طرح فوجی بنو گے، مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے ہیں۔ سیما نے ایسے سر پکڑا جیسے بس ابھی ہی چکر آ جائیں گے۔ میں بہت اچھا فوجی ہوں، اطہر نے مسکرا کر کہا۔